देश के तमाम खास खबरों के लिए आइए रुख करते हैं सोशल मीडिया पर। पंकज मिश्रा लिखते हैं, कभी सोनिया के जीवन को देखो, कितना गरियाया गया, कितना कोसा गया, कितना सरापा गया। किस बात के लिए? अपने जन्मभूमि के लिए जिस पे उसका कोई बस नहीं। राजीव गांधी से प्रेम विवाह किया, क्या गलत किया? जवान देवर मरा, सास को संभाला होगा, देवरानी को, उसके बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी। तब तक घरेलू झगड़ा वगड़ा भी नहीं था, तो बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभानी पड़ी होगी। 84 में सास की हत्या हुई, कितनी उम्र रही होगी? 35-40 साल। फिर जीवन में ज़रा सुख आया तो पति के चिथड़े चिथड़े हो गए। ऐसी भयानक मौत 50 की उम्र से पहले ही दुनिया का सारा दुख देख लिया। अब इंडिया का नंबर 1 फैमिली में शादी हुआ तो क्या करती? यहाँ तो प्रधानी तक को कोई नहीं छोड़ता। उसे मान भी तो रखना था घर का, वरना यही लोग उसके लिए गरियाते कि अच्छा खासा परिवार संभाला नहीं गया। इधर राजनीतिक में आई नहीं कि कोई गाली बची नहीं जो उसे नहीं दी गई, आज तक दी जा रही है, मगर उसने आज तक किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, कभी ज़ुबान गंदी की। जिस स्तर पर बड़प्पन, जिस स्तर की सहनशीलता, सब्र और मर्यादा उसने किसी के बस की नहीं है। यहाँ तो ज़रा सा घड़ा भरा नहीं कि छलकने लगता है। प्रधानमंत्री पद छोड़ना अगर मामूली त्याग लगता है तो लोग अपने गिरबान में झांक ले फिर बोले, और नहीं तो राहुल को 2009 में तो आराम से प्रधानमंत्री बनवा सकती थी, लेकिन माँ बेटे दोनों ने इस मामले में सब्र रखा। इतनी ट्रेनिंग कोई पावरफुल परिवार कराता है। यहाँ तो विधायक बाप मरा नहीं कि माँ बेटी, सास बहू, भाई भाई में सीट के लिए झगड़ा हो जाता है। क्या क्या नहीं त्यागा, जन्मभूमि, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, सब। यहाँ ज़रा अपनी बहू को कोई देसी पहनावा पहना के अपने हिसाब से खाना पीना करवा के दिखा दे तो जाने, चूल्हा अलग ना हो जाए तो कहना। उसने हिंदी सीखी, यहाँ तो साउथ के नेता नहीं बोल पाते जो इसी देश के हैं, तब भी उसकी बोली का मजाक बनाते, शर्म नहीं आती। उसकी बीमारी का मजाक, विधवा होने पर व्यंग, मने इतना भी कोई कैसे गिर सकता है? कैसे सहती होगी? हम होते तो मुंह नोच लेते, साथ पीढ़ी परीछ देते। हमारे भाई बाप तो सुन के पता नहीं क्या कर देते। उससे तो उसका नैयर भी छूट गया। हमको भले राजनीतिक नहीं आती, लेकिन एक औरत की नज़र रखते हैं, औरत होने का दुख जानते हैं। अरे वो भी आदमी है। आगे सलमान सिद्दीकी लिखते हैं, बिजनौर के बुजुर्ग पर बोतल में पेशाब कर फलों पर छिड़कने का फर्जी आरोप लगाकर वीडियो शेयर किया गया कि एक मुल्ला फलों पर पेशाब छिड़क कर बेच रहा है। ये फेक खबर है। तहकीक शुरू की तो पता चला फेक न्यूज़ के बड़े बड़े महारथियों ने इसको लेकर खूब गंदा फैला रखा है, और फिर उसकी सच्चाई भी सामने आ गई। 20 अप्रैल को बिजनौर मोहल्ले बुखारा में फल बेचने के दौरान चचा को पेशाब लगी तो वो उसी गली में पेशाब करने लगे। उसके बाद ठेले पर रखी पानी की बोतल से अपने हाथ धोए तथा केलों पर पानी छिड़का और उसी बोतल से खुद पानी पिया। मगर कितना झूठ फसाना फैलाया गया। मुझे लगता है कि उनकी प्रोपोगेंडा स्ट्रेटजी है कि इस तरह की फेक न्यूज़ खूब फैला दो। अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोग शेयर कर चुके हैं। चाहे वो बाद में गलत साबित हो, लेकिन तब तक खबर अपना काम कर चुकी होती है और ये अपने एजेंडा इस्लामोफोबिया में कामयाब हो जाते हैं। धनंजय कुमार लिखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कोरोना से जल्द मुक्ति नहीं। मतलब समझ लो भाई, बचत के साथ चलो, नहीं तो मज़दूरों पर हंसने वालों, टैक्स दाता भाई मज़दूरों जैसी गति को प्राप्त हो जाओगे। कोई पूछने भी नहीं आएगा टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो। हिमांशु कुमार लिखते हैं, एक तरफ सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, दुनिया भर में सरकारें अपनी जनता को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर रही है, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठकर अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध कर रही है। जहाँ एक तरफ कोरोना से बीमार मुसलमानों को देश का दुश्मन साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थक, टीवी चैनल और अखबार पूरी तरह नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि मुसलमान ने जानबूझकर खुद को कोरोना लगवाया हो ताकि वो दूसरे हिंदुओं को कोरोना बीमारी लगाकर मार सके। इतनी बेवकूफ़ी दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। यूपी में भाजपा की सरकार अस्पताल से निकलने वाले मुसलमान को गुंडा एक्ट लगाकर जेल में ठूस रही है। एक तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सरकारों से कहा है कि जेलों में बंद राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो,
वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए नए वरिष्ठ और बुजुर्ग मानव अधिकारी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में गुंडों और पुलिस की मदद से दंगा करवाया। अब खुद को पाक साफ दिखाने के लिए निर्दोष मुस्लिम छात्र नेताओं को धड़ाधड़ जेल में ठूस रही है। कोर्ट और मानवाधिकार आयोग सरकार के सामने समर्पण कर चुके हैं। अब देश की जनता ही मिलकर देश को बचा सकती है। भाजपा भारत को बर्बाद कर देगी। राहिल हसी लिखते हैं, सभ्यता के मामले में अरब के लोगों की बड़ी आलोचना होती रही है। दरअसल कई बार आलोचनाएं खुद से अलग दिखने के कारण होती है। जैसे हम भारतीय और अरब की टॉयलेट सीट पर एक जैसे होते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका में अलग होती है। हम पानी से धोते हैं, वो टॉयलेट पेपर से पोंछते हैं। वो हमारे धोने के कारण हमें गंदा समझते हैं और हमें उनके पोंछने के कारण। लेकिन जब ये गोरों की सभ्यता हम पर हावी हुई तो आज अरब से लगाए भारत तक पहुँचने वालों की तादाद बढ़ गई है। खैर, अभी मामला ट्विटर पर आलोचनाओं का है। अरब के लोग भारत के अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचारों को और अपने बारे में कही गई भारत के लोगों की अभद्र टिप्पणियों पर आलोचना कर रहे हैं। जानकारी के अभाव में हमारे यहाँ के नमूनों ने सऊदी अरब का नाम उछाल दिया, जबकि इस पूरे मामले में सऊदी अरब के लोग अभी उतरे नहीं हैं, बल्कि कुछ हमारे आपके जैसे लोगों ने कुछ टिप्पणियाँ की होगी। लेकिन सऊदी अरब से कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया जब तक अति ना हो गई हो। अब ये तो मामला जानने और समझने का है, लेकिन आलसी लोग इराक, ईरान, सूडान सबको सऊदी कहकर ही शुरू हो जाते हैं। खैर, जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात थी वो ये है कि अरब के लोगों की भाषा देखिए कि वो अपने विरुद्ध की गई अभद्र और अश्लील टिप्पणियों पर भी उस स्तर पर नहीं आए जो हमारे यहाँ सम्मानित लोगों की भी आधिकारिक भाषा हो गई है। एक भी अरब ने अश्लील या अभद्र टिप्पणी नहीं की है। शायद सोचना चाहिए कि अब हमारे यहाँ नैतिकता का क्या स्तर रह गया है, जो अब बात करने और आलोचना करने को अरब और हमसे बहुत ऊपर दिखाई देते हैं। आपको बुरा लगा होगा, जानता हूँ, लेकिन वाकई आपको सोचना चाहिए कि हमारी नैतिकता का कितना पतन हो चुका है। जितेंद्र नारायण ने लिखा है, कोरोना, मोदी सरकार ने बिना प्लान के लागू किया लॉकडाउन। स्टीव हैंकी लिखते हैं, स्टीव हैंकी अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अप्लाइड अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और जॉन्स हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड अर्थशास्त्र, ग्लोबल हेल्थ और बिजनेस एंटरप्राइजेज अध्ययन के संस्थापक और सह निर्देशक हैं। प्रोफेसर स्टीव हैंकी कहते हैं कि भारत सरकार कोरोना संकट से लड़ने के लिए पहले से तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, मोदी पहले से तैयार नहीं थे और भारत के पास पर्याप्त उपकरण नहीं। प्रोफेसर स्टीव हैंकी कहते हैं, मोदी के लॉकडाउन के साथ समस्या ये है कि इसे बिना पहले से प्लान के लागू कर दिया गया। वास्तव में मुझे लगता है कि मोदी ये जानते ही नहीं है कि योजना का मतलब क्या होता है। प्रोफेसर हैंकी कहते हैं कि लॉकडाउन संपूर्ण नहीं, स्मार्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन देशों में भी कोरोना वायरस ने अपने यहाँ बड़े बड़े नुकसान होने से रोके हैं, उन्होंने अपने यहाँ कड़े उपाय लागू नहीं किए। इन देशों ने अपने यहाँ स्टिक सर्जिकल अप्रोच का सहारा लिया है। आगे मुरारी त्रिपाठी ने भी लिखा है, अर्नब जितना अच्छी एक्टिंग कर लेता है, जितना ज़्यादा चीख चिल्ला लेता है, उतना ही अपने ऊपर कथित हमले की स्क्रिप्ट लिख लेता तो बेहतर होता। मतलब एक बच्चा भी बता देगा कि स्क्रिप्ट कितनी कच्ची है। मतलब 2 बाइक वाले आए, शीशा तोड़ने की कोशिश की और फिर स्याही फेंक दी। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों को पकड़ लिया, 5 मिनट में उससे उगलवा भी लिया वो यूथ कांग्रेस से संबंध रखते हैं, और फिर उन्हें जाने दिया। पुलिस को नहीं सौंपा, ना ही उसने उनका नाम पूछा और ना ही स्मार्टफोन और इंटरनेट के ज़माने में उनकी फ़ोटो ली। याद रखिएगा कि अर्नब ने बताया कि इतना सब करने के बाद गार्ड्स 5 मिनट में उनके पास भी आ गए। हालांकि अर्नब ने पहले कहा कि गार्ड्स को 15 मिनट लगे, फिर समय घटाकर 5 मिनट कर दिया। अर्नब ने वीडियो पार्किंग लॉट में बनाया, लेकिन इस समय अपनी कार नहीं दिखा पाए, जिसके ऊपर गुंडों ने कथित तौर पर स्याही फेंकी। एक सामान्य आदमी की गाड़ी पर अगर स्याही फेंकी जाती तो कम से कम उसी पल ये तो दिखाना चाहिए था कि देखिए कि गुंडों ने मेरी गाड़ी पर स्याही फेंकी, यहाँ गाड़ी पर स्क्रैच आ गया। लेकिन अर्नब सामान्य आदमी नहीं है। अर्नब के चैनल में राजीव चंद्रशेखरन का पैसा लगा है। राजीव चंद्रशेखरन बीजेपी सांसद और हथियारों का दलाल है। आर जगन्नाथ के साथ राजीव ने एक और नफरत फैलाने वाले पोर्टल ऑफ इंडिया में भी पैसा लगा रखा। इसलिए आप इंडिया वाले अर्नब से भी ज़्यादा उद्विग्न और उद्वेलित नज़र आ रहे हैं। ये सब असल में पैसे और सत्ता का खेल है।
नहीं तो आज हिंदू हिंदू चिल्लाने वाला अर्नब योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व पर भी चिल्ला चुका है। पिछले 2 मामले ले लीजिए अर्नब की धूर्तता पर, वैसे तो अनगिनत है बांद्रा के मजदूरों का जिन्होंने बिना जांच पड़ताल अथवा किसी फैक्ट के अर्नब ने भाड़े पर लाए गए एक्टर्स बता दिए। जी हाँ, 3000 एक्टर्स। ठीक इसी तरह बिना किसी फैक्ट के पालघर लिंचिंग में मुसलमानों को घुसेड़ दिया, जबकि जिन आरोपियों पर एफआईआर हुई है उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। अर्नब जिसको जब मन आता है उसे आतंकी और देशद्रोही बोल देता है। इसे पत्रकारिता नहीं कहते। अर्नब ने इतनी अत कर दी है कि दक्षिणपंथी एजेंडा चलाने वाले भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। बाकी का आप देख ले, समाज को तोड़ना पत्रकारिता नहीं होती। एडिट। एक बात बताना भूल गया कि स्क्रिप्ट इतनी प्री प्लान थी कि हमले की जानकारी पहले संबित पात्रा और अशोक पंडित ने दी, बाद में वो रिपब्लिक के ट्विटर हैंडल पर आई। सामान्य स्थितियों में ये होता कि जब किसी पत्रकार पर हमला होता है तो संस्थान उस हमले की जानकारी लोगों को देता है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती है। तमाम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला निंदनीय है, लेकिन जैसा कि पहले बताया कि अर्नब सामान्य नहीं है। एक और बात, अर्नब पर हुए कथित हमले की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहकर आलोचना की कि किसी भी पत्रकार पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले 4 दिनों में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर ने 2 पत्रकार को उठा लिया है। एक पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। क्या ये पत्रकार और पत्रकारिता पर हमला नहीं है? मतलब हर तरफ विशुद्ध नौटंकी ही चल रही है। खालिद नदीम लिखते हैं, हमारे बचपन में एक वीडियो गेम हुआ करता था, स्ट्रीट फाइटर। मैंने उसमें कभी नहीं जीत पाता था। एक दिन मैंने झुंझलाकर मशीन में अकेले ही 2 अठन्नी डाल दी और अपने हैंडल पर केन सेलेक्ट किया तो दूसरे हैंडल पर ब्लैंक। नतीजन ब्लैंक के हाथ पांव बंध गए क्योंकि दूसरे हैंडल पर कोई बंदा नहीं था। फिर तो मैंने तबीयत से उसकी इतनी सुताई की कि ब्लैंका की तबीयत ही हरी हो गई। लेकिन मुझे इससे खुशी नहीं मिलती जो मैंने सोचा था, बल्कि खुद पर बड़ी शर्म सी आई कि खरीदे हुए निहत्थे को छेद कर कौन सा बहुत बहादुरी का काम किया है। फिर मैंने ये काम दोबारा नहीं किया, बल्कि इस हरकत से पैदा हुई शर्मिंदगी ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैंने अपने दम पर ओपोनेंट को कूटो। फिर एक दिन ये भी हो गया, यहाँ तक कि मैं इस गेम का चैम्पियन बन गया। आज का माहौल देखता हूँ तो ख्याल आता है कि निर्लज बनकर इस कार्यरता के तीसरा खंबा ही तस्लीम कर लिया होता तो आज एक कामयाब न्यूज़ एंकर होता। धनंजय कुमार लिखते हैं, सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है, लेकिन सवाल किससे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान रखना ज़रूरी है। जो सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए उसे आप विपक्ष के किसी नेता से कैसे पूछ सकते हैं? जिस बात के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उसके लिए विपक्ष को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सत्ता पक्ष मतलब शासन, प्रशासन और देश के संसाधन पर उसका नियंत्रण, उसके संचालन का जिम्मा। विपक्ष मतलब इस बात का ध्यान रखने वाला कि सत्ता पक्ष शासन, प्रशासन और संसाधन का सही इस्तेमाल कर रहा है या उसका बेवजह इस्तेमाल हो रहा है। शासन, प्रशासन और संसाधन का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसका आकलन का लोकतंत्र में सही पैमाना माना गया है। सबसे गरीब व्यक्ति को ऐसा करने से उसके सबसे गरीब व्यक्ति पर यानी विकास की पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति या परिवार क्या प्रभाव पड़ता है? मौजूदा समय में पत्रकारों की दिक्कत यह है कि सत्ता से तो सवाल करने से डरते हैं या चाटुकारिता की वजह से नहीं करते। विपक्ष पर हमलावर हो जाते। पत्रकार गरीब आदमी का स्वर उठाने वाला व्यक्ति है, लेकिन दुखद पक्ष ये है कि गरीब आदमी की उसे चिंता तक नहीं और सरकार का भोंपू बना है। सोशल मीडिया जब से आया है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपनी अज्ञानता अलीचने को भी आदमी ने अभिव्यक्त की आज़ादी से जोड़ लिया है। मेरी राजनीतिक पोस्ट पर अक्सर मित्र कुछ टिप्पणी दे मारते हैं। उन्हें टोका कि भाई राजनीतिक टिप्पणी से पहले राजनीतिक का मूल जानो। सत्ता पक्ष या सरकार और विपक्ष क्या अंतर क्या है इसमें ये पहले समझो। तो बिफर पड़ते हैं, आरोप लगा देते हैं आपकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन टिप्पणी ऐसी हो कि अगर कुछ अतिशक्तिपूर्ण लिखा हो तो सुधारा जाए या बहस या दृष्टि की ओर विस्तार मिल सके। सिर्फ आरोप मढ़ देना काफ़ी नहीं। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो देश के हर नागरिकों का बिना राग द्वेष के ख्याल रखे और देश के किसी भी हिस्से किसी नागरिक को, ये नागरिकों के समूह को तकलीफ पहुंचती है तो सरकार से ही सवाल किया जाए।
इसी तरह नागरिकों, विपक्ष और पत्रकारों की भी जवाबदेही है कि वो ईमानदारी बरते और सरकार पर नज़र रखे, सही काम करे, उसकी मदद करे। आगे हेमंत कुमार झा लिखते हैं, जैसा कि भारत सरकार का आदेश निर्गत हुआ, अगले 1 से 1.5 वर्ष में एक सामान्य सरकारी नौकरी पेशा आदमी के वेतन से औसतन 1.5 से 2 लाख रुपए की कटौती कर ली जाएगी। ये कटौती जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को फ्रीज करके की जाएगी। इसके अलावा मासिक वेतन से 1 दिन के वेतन की राशि की कटौती अलग से होगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 1 दिन के वेतन की कटौती कितने महीने तक की जाती रहेगी। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, इसके लिए वेतन भोगी वर्ग सबसे नरम चारा रहा है। वेतन वृद्धि की दर कम से कम, जबकि टैक्सों और कटौतियों की मार अधिक से अधिक। कोई भी हिसाब लगा सकता है कि मोदी राज में आय कर की दर अनुपातिक रूप से इतिहास में सर्वाधिक रही है। इसके अलावा जितने भी तरह के टैक्स होते हैं उनकी दरें बढ़ती गई है। पेट्रोल, डीजल पर जो टैक्स लगता है वो भी इतिहास में सर्वाधिक ही है। वेतन भोगियों के वसूल करना आसान होता है, जबकि व्यापारियों और बड़े कारपोरेट घरानों से वसूल करना उतना ही कठिन। ऊपर से हाल के वर्षों में मध्यवर्गीय वेतन भोगी वर्ग की राजनीतिक मूढ़ता चरम पर पहुंची हुई है, जिस कारण उसको लूटना और अधिक आसान हो गया है। तो मध्यवर्गीय वेतन भोगियों को लूटने में मोदी सरकार ने कभी कोई रहम नहीं दिखाई। उसे पता है कि हर चोट खाकर भी जयकारा लगाने वाला यही वर्ग है अपनी राजनीतिक मूढ़ता को राजनीतिक विकल्पहीन के आवरण से ढकता रहेगा। निसंदेह अभी भी कोरोना का संकट बहुत भयानक है और इसके प्रभाव बहुआयामी है। समाज के हर वर्ग को इस संकट काल में कुर्बानियां देनी होगी। लेकिन रुकिए, इन कुर्बानियों को आप वर्गीय आधार पर विश्लेषित कैसे करेंगे? क्या ये सामूहिक कुर्बानी है? नहीं। कारपोरेट राज में सामूहिकताएं अक्सर होशियार पर रहती है और जो वर्ग जितना ही हाशिए है उतना ही शोषित और पीड़ित है। अर्थशास्त्री लोग ये हिसाब लगाए हैं कि देश में सरकारी वेतन और पेंशन भोगियों की कितनी संख्या और सरकार के इस आदेश से अगले 1-1.5 साल में कितनी राशि इनके वेतन पेंशन से काटी जाएगी। लेकिन अनुमान तो कोई सामान्य आदमी ही लगा सकता है। ये राशि हजारों करोड़ों में जाएगी, शायद लाखों करोड़ों में भी जाए। कटौती की जाने वाली हजारों लाखों करोड़ रुपए की इस राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने में किया जाएगा, लेकिन इस खर्च की पारदर्शिता को लेकर अनेकों सवाल हैं। प्रधानमंत्री आपदा कोष के राहत में हुए पीएम केयर फंड बनाना और उसे ऑडिट या आरटीआई से मुक्त रखना ये संदेह उत्पन्न करने वाली स्थिति है। हमारे गाँव के बगल के गाँव का एक मजदूर दिल्ली से पैदल ही बिहार आते आते बनारस के करीब कहीं मर गया। खबर है कि उसके पेट में अन्न के दाने नहीं गए थे। भूख से लड़ते लोगों की भीड़ भिखारियों की शक्ल में मीलों लंबी लाइनें लगी रही और उन्हें पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा है। सरकार स्वास्थ्य मंत्री के मोर्चों तक पर लचर साबित हो रही है। अन्न और भोजन बांटने में भी उतनी ही लचर नजर आ रही है, जबकि कहा जा रहा है कि देश में अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं और उनमें चूहों के खादान मुटिया रहे हैं। देश जब भी संकट में आया है लोगों ने हर संभव योगदान दिया है, बलिदान भी दिया, लेकिन क्या आम लोग सिर्फ योगदान और बलिदान के लिए हैं? वेतन भोगियों से इतनी बड़ी कटौती और उनसे कितनी जो इस देश की आबादी में महज 1% और रिपोर्टर्स के अनुसार देश की 7% संपत्ति के मालिक है। इस 1% की आबादी के पास देश की कुल संपत्ति 60% ही जमा नहीं। आलम यह है कि बीते वर्षों में ऊपर की इस 1% की आबादी ने देश की कुल आमदनी के 73% पर कब्जा कर लिया। रिपोर्टर साक्ष्य देते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है तब से आर्थिक विषमता बढ़ने की दर इतिहास में सर्वाधिक हो गई है। कुछ के प्रतिशत लोगों की तिजोरी में संपत्ति के संकेंद्रण की तरह इतिहास भी सर्वाधिक रही है। जिन्होंने इन तथ्यों पर संदेह है वो कृपया ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स देख लें। मोदी सरकार ऊपर की इस 1% अति धनी आबादी से क्या और कितना वसूल करेगी कोरोना संकट के नाम पर, और जो वसूल करेगी उसका साफ फिगर देश कभी जान नहीं भी सकेगा, ये बड़ा सवाल है। नतीजत स्तरों पर अपंगता का आलम यह है कि महानगरों से लेकर हाईवेज पर भटकते लाखों श्रमिकों के लिए कोई स्पष्ट आदेश या न्यूनतम मानवीय व्यवस्था तक नहीं है। भटकते हुए लोग भूख और रोग से मरते जा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें शेल्टर या भोजन मुहैया कराने की जगह देश के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिला रही है। जिनके लिए सरकार को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था वो लाखों करोड़ लोगों अपने आप को अनाथ मानकर सदमे में है। सरकारी तंत्र संकट की पहली परीक्षा में भी असफल नजर आए।
वैसे मीडिया का एक बड़ा वर्ग बाकायदा भांड है जो उसके माध्यम से संकट के इस काल में जय जय करवाना चाह रहा है। बाकी वेतन भोगी मध्य वर्ग की राजनीतिक मूढ़ता का सहारा तो है ही, जो लूट पीट कर भी जय जय करने के उन भांड एंकर पत्रकारों से प्रतियोगिता करते रहते हैं।